नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत में कांटे की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्यादातर कड़ी टक्कर दक्षिण भारत के कई राज्यों में देखने को मिलेगी। और ओपिनियन पोल के हिसाब से दक्षिण भारत में क्या बीजेपी जीतेगी या फिर हारेगी, यहाँ पर किसका खेल बिगाड़ेगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण भारत सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दक्षिण का रण मोदी के लिए कितना आसान है या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या मोदी मैजिक में दक्षिण भारत भी बीजेपी का साथ देगा? इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि 130 लोकसभा सीटें आती हैं और हार और जीत के लिए अहम माना जाता है दक्षिण भारत, और 400 जो सीटों का टारगेट है वो दक्षिण भारत से ही तय होगा। और दक्षिण भारत में क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर जो पुराने आंकड़े 2019 के रहे थे उन्हीं को दोहराएगी, या यहाँ पर जिस कार के नए गठबंधन बने हैं, काफी हलचल दक्षिण भारत में भी दिखी है, और जिस कार से दौरे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उसके बाद दक्षिण भारत की जनता इस वक्त किसके पक्ष में जा सकती है? क्योंकि दक्षिण भारत के लिए तेलंगाना से 17 लोकसभा सीट, तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट, दोनों ही राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका रहा है। जबकि तमिलनाडु में 40 लोकसभा सीटें, केरल से 20 और आंध्र प्रदेश से 25 लोकसभा सीटें आती हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का नया गठबंधन बना है, उस लिहाज से कितना असर होगा। जबकि अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में कितना फर्क देखने को मिलेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि दक्षिण भारत के रिपोर्ट कार्ड में 130 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी दो राज्यों में, जहां दोनों राज्यों में बीजेपी को झटका रहा है। जो विधानसभा चुनाव रहे हैं जिसमें कर्नाटक और तेलंगाना में बीजेपी को झटका रहा, और कर्नाटक और तेलंगाना से ही 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। जबकि कांग्रेस ने यहां पर 58 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस और मजबूत रही है और दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन बना है। उस हिसाब से यहाँ पर जो है स्टानेस और अन्य पार्टियों के गठबंधन से कितना फायदा दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी उठा पाएगी, या मोदी मैजिक में यहाँ पर टारगेट जो है 400 पार का जो सेट किया है उसके लिए दक्षिण भारत क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, दक्षिण भारत के लिए अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 370 का आंकड़ा लेकर चल रही, तो उसके पीछे के आंकड़े क्या है? क्या बीजेपी यहां पर वो आंकड़ा निकाल सकती है? इसके लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो कितना और यहाँ पर इजाफा करना होगा सीटों में, तब जाकर यह आंकड़ा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 25 जीती थी, लेकिन इस बार 26 सीटें जीतनी होगी, एक सीट प्लस करनी होगी। क्योंकि इसके लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जेडीएस का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ है, तो माना जा रहा है कि करीब 20 से 25 सीट का आंकड़ा हो सकता है। जबकि तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, 2019 में 4 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 6 सीटें जीतनी होगी। लेकिन ये आसान नहीं हो गई, क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस जो पार्टी का वोट शेयर है वो सीधे तौर पर कांग्रेस में जुड़ा है, जिस कारण से कांग्रेस ने तेलंगाना में पहली बार विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है। और इस कारण से कहीं ना कहीं तेलंगाना में कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, इसके आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। तमिलनाडु में यहाँ पर 0 सीट रही थी, लेकिन इस बार 5 सीटें जीतनी होंगी, तब जाकर जो आंकड़ा सेट किया है 370 और 400 एनडीए पार का नारा जो दिया गया है। आंध्र प्रदेश में 0 सीट रही थी, लेकिन इस बार 3 सीटें ऐड करनी होंगी। केरल से 0 सीट रही थी, लेकिन इस बार यहां से भी 3 सीटें ऐड करनी होगी। तो कितना फायदा किन राज्यों से मिलेगा और कितना फायदा उनको होगा, क्या नुकसान और गहरा बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। क्योंकि साथ में मोदी की राह कितनी आसान है। देखिए, कर्नाटक प्लस तेलंगाना से 45 लोकसभा सीटें आती हैं, तो यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी दे सकती है पार्टियों को। जबकि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से 64 सीटें जहां क्षेत्रीय पार्टी बेसिस कांग्रेस में टक्कर रहेगी। जबकि केरल में कांग्रेस 20 सीटों पर पिछले चुनाव में भी जीती है, तो यहाँ पर मुश्किल राह पर होगी या मोदी सरकार। तो कितना फायदा केरल में, क्योंकि केरल में भी बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई हैं, कई बड़ी सौगातें भी दी गई हैं। तो केरल का मिजाज क्या है, इस बार कितना फर्क देखने को मिल सकता है? टारगेट 370 के लिए यहाँ पर 9 राज्य प्लस 5 राज्य प्लस 10 मिलाकर यहाँ पर बात की जाए तो मेगा टोटल जो आंकड़ा है वो 543 सीटें हैं। तो 303 सीटें हासिल की थी 2019 में, लेकिन इस बार 370 के लिए जिन यहाँ पर 9 राज्यों से बीजेपी ने यहाँ पर 126 सीटें हासिल की थी, तो उसके लिए 166 सीटें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं 126 से 66 करनी होगी, तब 370 करना होगा। 5 राज्यों से 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उनमें 52 में से 52 ही जीतनी होंगी। जबकि 10 राज्य से 146 सीटें आती हैं, 94 सीटें 2019 में जीती थी और इस बार 109 सीटें जीतनी होंगी। 5 राज्यों से 136 सीटें और 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती, लेकिन इस बार 43 सीटें जीतनी होगी, तब जाकर वो आंकड़ा मिलेगा। लेकिन एक एक राज्य के भी आंकड़े आपको दिखाएंगे कितना फर्क देखने को मिल सकता है।
बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ये वो राज्य जहां सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। भले ही नीतीश कुमार यहां पर एनडीए में वापसी कर चुके हैं बिहार में, लेकिन यहां कांटे की टक्कर देखी ली। लेकिन महाराष्ट्र में असली शिवसेना सिंधी गुट को माना गया है और एनसीपी अजित गुट को, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में भी कांटे की टक्कर यहां देखने को मिलेगी। जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दक्षिण भारत के अलावा इन राज्यों को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। साथ ही दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटों का जो प्रभाव है वो कितना असर डालता है, क्योंकि 2024 लोकसभा के लिए दक्षिण भारत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हर एक राज्य को लेकर यहाँ पर सामने आ रहा है, जिस कार के आंकड़े रहे तो 2019 के मुकाबले इस बार कितना बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 26 यहाँ पर उपचुनाव की सीटों पर भी चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसके बाद कितना फर्क देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है तेलंगाना से 17 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। देखिए, अगर बात की जाए तो तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके यहाँ पर सीधे तौर पर तेलंगाना राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी। इस कारण से सीधे तौर पर माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 3 से 5 सीट और 3 से 5 सीट पर बीआरएस समर्थन नजर आ रहा है। यानी तेलंगाना में कांग्रेस जो गठबंधन है उसको फायदा मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि कर्नाटक लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात की जाए तो 28 लोकसभा सीटें आ जाती हैं और यहाँ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, लेकिन लोकसभा चुनाव का अलग गणित बन रहा है। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो कितना फर्क देखने को मिल सकता है। 2023 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें यहाँ पर कांग्रेस ने 135 सीटें हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 66 सीटें यहाँ पर अपने पक्ष में रखी। उसके बावजूद यहाँ लोकसभा चुनाव का गणित भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 सीट तक जा सकता है, जो आंकड़े बढ़ रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 से 7 सीट तक, जेडीएस को 1 सीट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी, 1 सीट यहाँ पर एनडीए निर्दलीय को रखी थी और यहाँ पर यूपीए के पक्ष में 2 सीट ही नहीं थी। लेकिन इस बार जो है जेडीएस यानी जो जनता दल सेक्युलर पार्टी है वो अब एनडीए में आ चुकी है। इस कारण से एनडीए का वोट शेयर भी बढ़ेगा, उसका फायदा उनको लोकसभा सीटों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जबकि बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर अन्य जो एजेंसी भी रही थी उसका आंकड़ा था कि यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव था और लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी हलचल रही थी। तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस को 2 सीट, कांग्रेस को 9 सीट, 1 सीट एआईएम पार्टी के पक्ष में रही थी। जबकि कर्नाटक की बात की जाए तो 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर 2 सीटों पर जेडीएस को जीत की संभावना दिखाई गई थी। जबकि तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ के पीएम के तौर पर लोग राहुल गांधी को पसंद करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा वोट शेयर नहीं है। 2019 के आंकड़ों में भी अगर बात की जाए तो एनडीए को यहाँ पर जो है 0 सीट रही थी, लेकिन 1 सीट उनके गठबंधन के पक्ष में रही थी। और यहाँ पर बात की जाए तो इस बार वो गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुका है, यानी एआईडीएमके का जो गठबंधन था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, वो अब अलग हो चुका है। जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार कम्युनिस्ट पार्टी भी साथ में है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर तमिलनाडु को लेकर डीएमके को 20 सीटें मिल सकती है, एआईडीएमके को 4 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर सीधे तौर पर इस बार फायदा मिल सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत में लगातार प्रधानमंत्री मोदी के दौरे रहे हैं। उसका फायदा है कि उनको 0 से 5 सीट तक आंकड़ा पहुंच सकता है। कांग्रेस पार्टी को 6 सीट, अन्य के पक्ष में 5 सीट का अनुमान है। और अगर बात की जाए एक और अन्य एजेंसी के आंकड़ों में तो एनडीए को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को 30 से 36 सीट और एआईडीएमके को 3 से 6 सीट, क्योंकि एआईडीएमके इस बार अलग चुनाव लड़ रहा है। तो सीधे तौर पर बात की जाए तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीट हासिल कर सकते हैं, 0 के मुकाबले 5 सीट तक फायदा तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो इससे पहले भी अन्य एजेंसी को जो आंकड़े तमिलनाडु को लेकर तो डीएमके को 20 सीट, एआईडीएमके को 4 सीट, बीजेपी 5, कांग्रेस को 6 सीट, अन्य के पक्ष में 5 सीट का अनुमान था। यानी सीधे तौर पर एनडीए को अब तक का जो आंकड़े हैं उसमें 35 सीट एनडीए और इंडिया गठबंधन 43 सीट और अन्य के पक्ष में 7 सीट का अनुमान सामने आया है। जबकि केरला निर्णायक माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 20 लोकसभा सीटें आती हैं, यूडीएफ को 11 लोकसभा सीट मिल सकती है, एलडीएफ को 6 सीट और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है 0 से 3 सीट पर भारी नजर आ रही है। यानी केरला में भारतीय जनता पार्टी खाता खोलती नजर आ रही है। 2019 में 0 सीट रही थी एनडीए को, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 3 सीट तक पहुंचने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी केरला को लेकर जो आंकड़े हैं उसमें इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है,
लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाता खोलती नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण माना जाता है। आंध्र प्रदेश 25 लोकसभा सीटें आती हैं और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 15 सीट, टीडीपी को 10 और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट। लेकिन आपको बता दें कि टीडीपी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का आंध्र प्रदेश में हो चुका है। तो आंध्र प्रदेश में इस बार माहौल किस तरफ जाएगा ये कहना काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अब गठबंधन का स्वरूप बना है इंडिया गठबंधन। यहाँ पर जो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, तो काफी कुछ हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें निर्णायक होंगी। हालांकि 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 22 सीटें जीत हासिल की थी, 3 सीटों पर तेलुगु देशम पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का के साथ गठबंधन हुआ है, तो काफी कुछ हलचल यहाँ दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तमिलनाडु हो या फिर केरल हो, पौडुचेरी हो, तो इनको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और ये माना जा रहा है कि 130 लोकसभा सीटों का जहां ओपिनियन पोल है, एनडीए को करीब 30 से 38 सीट मिल सकती है। नहीं 2019 के मुकाबले दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें ऐड करती नजर आ रही है। नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन फायदा मिल सकता है, क्योंकि कई राज्यों में गठबंधन बना है, उसका भी फायदा मिलेगा। और केरल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें जीतती नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को करीब 60 सीटें, 32 सीटें अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान इन लोकसभा चुनाव की 130 लोकसभा सीटें जो कि दक्षिण भारत से आती हैं, यहाँ का ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार की तैयारी होती है 2024 में, क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि 543 सीटों को लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत को लेकर अपनी राय रख सकते हैं, क्या दक्षिण भारत में बीजेपी कमल खिलाने में सफल होगी या फिर जो यहाँ का गठबंधन है वो भारी होगा और 2024 में निर्णायक दक्षिण भारत भी माना जा रहा है। तो कांटे की टक्कर दक्षिण भारत से इस बार देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है, रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।